वेलकम बैक टू द क्लास। थ्योरी का एक चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और अगली चीज़ें पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम? लास्ट टाइम टॉपिक था साझेदारी संलेख। संलेख के बारे में हमने पढ़ लिया था, नियम की किताब। अब दूसरा इसका टॉपिक है, इससे रिलेटेड है कि अगर साझेदारी संलेख नहीं दिया है या किसी पार्टनर ने या पार्टनर्स ने मिलके साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, और साझेदारी संलेख नहीं बनाया तो मैंने बताया था टेबल एफ जो है वो काम करती है ना। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की टेबल एफ है, वो काम करती है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में प्रयोग किए जाने वाले प्रावधान कौन कौन से ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि पार्टनरशिप डीड जब मिसिंग रहेगी तब वो अप्लाई किए जाएंगे। देखा ना तुमने, क्वेश्चन देखा होगा, पढ़ा होगा कि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता कि साझेदारी जो पार्टनरशिप है उसमें जो पार्टनर है कितने कितने रेशो में प्रॉफिट को बांटेंगे। तो अपनी तरफ से हम क्या मान लेते थे, एक एक के रेशो में बांटेंगे। तो साझेदारी प्रावधान है कहाँ पे? टेबल एफ में, जब साझेदारी संलेख में कुछ ना लिखा हो तब। अब समझते हैं एक एक करके क्या क्या प्रावधान है। वहाँ पे कुछ प्रावधान है, उनको मैं लिख देता हूँ इधर, उसके बाद फिर एक एक करके सबको समझते हैं। पहला प्रावधान लाभ हानि बंटवारा। दूसरा प्रावधान है पूंजी पर ब्याज। आहरण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज। वेतन या पारिश्रमिक वेजेस बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसको बोलेंगे पार्टनर सैलरी या वेजेस। ठीक है, अब समझो एक एक करके क्या समझना है आपको। लाभ हानि बंटवारे के बारे में वैसे तो बोला होता है क्वेश्चन में, पार्टनरशिप डीड में बोला होता है कि वो 2:1 का रेशो है, 2:2 का रेशो है, 1:2 का रेशो, ऐसे बोलेगा। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो आप ये मानेंगे कि पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई बात नहीं लिखी गई है। और जब कोई बात नहीं लिखी जाएगी तो आपको हमेशा क्या करना होता है? टेबल एफ एक बात बताती है कि हमेशा आप जो है समान अनुपात में बंटवारा करेंगे। ठीक है, इक्वल। कहने का मतलब है अगर आपके पास 2 पार्टनर है ए और बी तो उनका रेशो कितना हो जाएगा? 1:1। अगर आपके पास 3 पार्टनर है ए बी सी तो रेशो कितना हो जाएगा? 1:1। समझ गए? सबका अनुपात बराबर बराबर। बात आ गई समझ में वाली? ठीक है। पूंजी पर ब्याज का क्या है? वैसे तो पूंजी पर ब्याज का कोई रोल नहीं है। पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा गया है तो पूंजी पर ब्याज देना होता है, और पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है तो टेबल एफ में पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं हम, साझेदारी संलेख में लिखित दर से पूंजी पर ब्याज दिया जाता है यदि संलेख में कोई सूचना नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन में आपको पता रहता है अगर पूंजी पर ब्याज दे रखा है तो पूंजी पर ब्याज लगाना होता है,
और पूंजी पर ब्याज नहीं दे रखा होता, पूंजी पर ब्याज नहीं लगाना होता है। बात समझ गए वाली। ऐसे ही है आहरण पर ब्याज। आहरण क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति या कोई साझेदार अपने जमा रुपए में से अपने निजी प्रयोग के लिए पैसे निकालता है तो वो आहरण कहलाता है। और आहरण पर ब्याज भी सेम ही इसके जैसे ऊपर लिखा है ना, सेम वैसे ही। अगर संलेख में ब्याज की दर दे रखी है तो आपको लगानी है, और नहीं दे रखी है तो अपनी तरफ से कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगाना है। क्लियर है तक बात? अब ऋण पर ब्याज की बात समझते हैं। ये जो ऋण पर ब्याज होता है ना, दो तरीके से होता है बेटा, दो तरीके का लोन होता है ये। एक लोन वो जो साझेदार ने दिया है फर्म को, और एक लोन वो जो फर्म ने दिया है साझेदार को। दो तरह के लोन होते हैं ना। तो कौन कौन से? एक तो साझेदार देगा किसको? फर्म को। और एक दूसरा कौन सा होगा? फर्म ने लोन दिया है किसको? साझेदार को। यहां तक बात समझ भाई? अगर साझेदार ने फर्म को कोई भी लोन दिया है तो या तो साझेदारी संलेख में बात लिखी होनी चाहिए इतने % के रेट से। कहने का मतलब है इसमें अगर कोई बात है साझेदार ने दिया है तो संलेख में जो दर होगी, संलेख में जो दर होगी उसी से इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर साझेदारी संलेख में कुछ नहीं लिखा गया है तो हमेशा आप क्या करेंगे? संलेख के अभाव में हमेशा 6% प्रति वर्ष की दर। अगर साझेदारी संलेख में कुछ नहीं लिखा है ब्याज के बारे में, और ब्याज कौन सा वाला? अगर साझेदार ने फर्म को लोन दिया है तो साझेदारी संलेख के अभाव में 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना ही होगा। क्वेश्चन में लिखा है तो भी और नहीं लिखा है तो भी। अगर नहीं लिखा है ना उसके बाद भी 6% की दर से आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। बात समझ गए? 1 साल का 6%। अब बात दूसरे की आती है। अगर फर्म ने साझेदार को लोन दिया है तो साझेदारी संलेख में अगर लिखा है, संलेख में जो दर दे रखी है आप उससे ब्याज दो। अगर संलेख में कुछ नहीं लिखा है तो फिर क्या करेंगे आप? कोई ब्याज नहीं। ठीक है? कहने का मतलब है ये वाला पार्ट सेम इसके जैसा है। साझेदारी संलेख में अगर ब्याज की दर है तो दे दो पैसा, और साझेदारी संलेख में ब्याज की दर नहीं है तो फिर कुछ नहीं। समझ गए वाली बात को? ठीक है। अब वेतन और पारिश्रमिक के बारे में समझो। अगर संलेख में वेतन के बारे में लिखा है, संलेख में देय वेतन की दर से, अगर संलेख में वेतन की कोई दर है 1200 रुपये पर मंथ, 200 रुपये पर मंथ, 400 रुपये पर मंथ, है ना, फॉर एग्जाम्पल। जैसे उसने लिख दिया 100 रुपया पर मंथ, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 1200 रुपया पर ईयर के हिसाब से। लेकिन अगर साझेदारी संलेख में कुछ नहीं लिखा है, संलेख अभाव है, संलेख के अभाव में कोई वेतन या मजदूरी दे नहीं होगी। कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा, कोई भी मजदूरी नहीं दी जाएगी। तो सारी सिचुएशन पढ़ने के बाद सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है ऋण पर ब्याज, जिसमें कि संलेख में लिखा है या नहीं लिखा है लेकिन ब्याज देना ही पड़ेगा। कितने % का? 6% प्रति वर्ष का। अगर संलेख में लिखा है 5% तो फिर 5% का, संलेख में लिखा है 10% तो फिर 10% का, जब कुछ नहीं लिखा है तो 6% का। बताओ ये बात समझ में आ गई? हाँ, जैसा बोला है उसके साथ करना है। और अगर साझेदारी संलेख में कुछ नहीं बोला है तो हमेशा बराबर बराबर। वो बोलने को बराबर बराबर बोल सकता है, बोलने को कोई अनुपात दे सकता है, पूंजी का अनुपात दे सकता है, बोल सकता है। अगर कुछ नहीं बोला है तो हमेशा बराबर बराबर। समझ गए सारी बातें? ये साझेदारी संलेख के अभाव में प्रयोग होने वाले प्रावधान है। कुछ कर लो इनको। नया टॉपिक है लेखांकन व्यवहार। जब आप साझेदारी पढ़ेंगे तो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको कहाँ कहाँ लिखेंगे। तो
एक तो हम लिखते हैं उसको कहाँ पे, लाभ हानि नियोजन खाते में, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा होता है हमारे पास साझेदारी पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बात नहीं करो, इधर समझो। अगला होता है फर्म का चिट्ठा, बैलेंस शीट ऑफ फर्म। ये सब तुमको पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब इधर समझो, लाभानी नियोजन खाते में क्या क्या वैल्यू आती है। लाभानी नियोजन खाते में क्या आता है, पिछले वर्ष का लाभ, वर्ष के सभी खर्चे। अब खर्चे जैसे क्या क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी ऑफ ए पार्टनर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसके बाद में वर्ष का लाभ जो हस्तांतरित किया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है, एक तो जो तुमने लाभ कमाया पूरे साल में वो, उसमें से खर्चे काटे जाएंगे। कौन कौन से खर्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स की सैलरी, और जितना प्रॉफिट बचेगा वो ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल में। इसके बाद में प्रॉफिट आता है एक सिर्फ क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात होती है, बाई साइड में लिखा जाता है। ये P&L एप्रोप्रिएशन में इतनी बातें लिखी जाती हैं। समझने की बात यहाँ पे जो है वो है पार्टनर्स कैपिटल के लिए। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल जो हम बनाते हैं ना, ये दो तरीके से बनता है, फर्स्ट मेथड से और सेकंड मेथड से। एग्जाम में आपको चेक करना पड़ेगा किस मेथड से वो बन रहा है। जब कोई मेथड ना बोले तो आपका चॉइस, आप किसी मेथड से बना सकते हैं। पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। मतलब परिवर्तनशील। पूंजी खाते। और दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मतलब स्थिर पूंजी खाते। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में वैल्यू सेम ही होती है, सेम वैल्यू लिखी जाती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आप सॉल्व करते हैं पार्टनर्स कैपिटल को, तो सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनता है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक सिंगल अकाउंट कौन सा बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समथिंग ये उसका फॉर्मेट रहेगा, जितने आपके पास पार्टनर हैं उतने ही अमाउंट के कॉलम, और उसके बाद पर्टिकुलर एंड पर्टिकुलर, इधर डेबिट साइड इधर क्रेडिट साइड। जितना भी पार्टनर को मिलेगा फ़ायदे की चीज़ें वो सब प्लस करके इधर आती हैं, और जितना नुकसान है वो सब इधर आता है। ये न्यूमेरिकल में हमने सीखा है, ठीक है। लेकिन जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड रहता है तो यहाँ पे हमको दो वैल्यू बनानी पड़ती है, मतलब दो अकाउंट बनते हैं।
एक तो बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनाना पड़ता है करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम ही रहेगा जैसे मैंने अभी बताया, जितने पार्टनर उतना अमाउंट का कॉलम, ऐसे। लेकिन इसमें और इसमें चेंज क्या है, इसमें सभी वैल्यू लिखी जाती हैं फ्लक्चुएटिंग वाली में, फिक्स्ड कैपिटल वाले में सिर्फ कैपिटल लिखा जाता है, बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस सीडी। इसका मतलब ये है कि इसमें जितना ओपनिंग बैलेंस होगा उतना ही क्लोजिंग बैलेंस होगा। अगर किसी का बाय बैलेंस बीडी 10,000 है ना, तो क्लोजिंग में भी 10,000 रहेगा, टू बैलेंस सीडी 10,000। तो फिर बाकी ट्रांजैक्शन कहाँ जाएंगे, किसी को सैलरी मिली, किसी को नुकसान हुआ, किसी को फ़ायदा हुआ, किसी ने पैसे निकाले, कोई गुडविल के लिए पैसे लेके आया, तो अलग से कहाँ लिखने पड़ेंगे, करंट अकाउंट में। बाकी सारे ट्रांजैक्शन कहाँ लिखे जाएंगे, करंट अकाउंट में। लेकिन इस अकाउंट में क्या होता है कि इन दोनों को मिक्स करके एक साथ दोनों को इसमें लिखा जाता है। इसमें ओपनिंग बराबर क्लोजिंग के नहीं होता है। समझ गए वाली बात, न्यूमेरिकल की तभी समझा होगा तुमने। करंट अकाउंट भी सेम ऐसा ही रहता है, जितने पार्टनर्स हैं उतना अमाउंट का कॉलम और एक पर्टिकुलर। मतलब ये है तो पार्टनर्स कैपिटल का ही फॉर्मेट, लेकिन इसमें बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी नहीं आता कैपिटल का, बाकी सारी वैल्यू आती है ये वाली। ठीक है, कहने का मतलब है अगर इस वाले फॉर्मेट को आप दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पहला वाला तो फिक्स्ड कैपिटल बन जाएगा और दूसरा वाला करंट अकाउंट बन जाएगा। समझ के बाद न्यूमेरिकल जब किए होंगे तभी समझा होगा तुमने। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ समझाना मेरा इतना था कि परिवर्तनशील क्या होता है और स्थिर क्या होता है, बस। अब समझो बैलेंस शीट में क्या रहेगा। बैलेंस शीट का वही फॉर्मेट है आपका, ये वाला, इधर लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, इधर सारी लायबिलिटीज आएंगी जैसे पार्टनर्स की कैपिटल, रिजर्व, कोई भी क्रेडिटर्स, कोई भी आउटस्टैंडिंग, और इधर सारी की सारी असेट्स आने वाली हैं, जो भी असेट्स रहेंगी। क्लियर है वाली बात एकदम? ये है व्यवहार का लेखा, जैसे उनको करना पड़ेगा। पहले बनाना लाभांश नियोजन खाता, फिर पूंजी खाते, फिर फर्म की बैलेंस शीट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, करो नोट। देखो, एक तो आपको पढ़ना है पूंजी पर ब्याज, एक आपको पढ़ना है आहरण पर ब्याज, एक आपको पढ़ना है ऋण पर ब्याज। ये जो पूंजी पर ब्याज है इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। वो ऋण पत्र होते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये तीन वैल्यू है। ठीक है, पूंजी पर ब्याज का क्या रोल है कि अगर साझेदारी संलेख में कुछ कहा है तो उसके अकॉर्डिंग लगाना है, जब कुछ नहीं कहा तो नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम? इंटरेस्ट निकालते हैं ऐसे, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। लेकिन नोट में क्या याद रखना है, संलेख में कही गई दर के अनुसार। कहने का मतलब अगर कहा है कि पूंजी पर ब्याज 5% की दर से तो 5% निकालना है, 6% की दर से तो 6% निकालना है, और साझेदारी संलेख का अभाव है, संलेख का अभाव है तो कोई ब्याज नहीं, तो कोई ब्याज नहीं। अब इसका समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मैंने बहुत सारे तरीके तुमको समझाए हैं जब पार्टनरशिप हम कर रहे थे, है ना।
क्वार्टर में भी समझाया था, ईयर में भी समझाया था, मंथ में भी समझाया था, हाफ ईयर में भी समझाया था, है ना। तो अलग अलग तरीके मैंने समझाए थे इसके, जिसको हमने डिवाइड कैसे किया था, एक तो माह में, इसके बाद उसको तिमाही में भी समझाया था मैंने, इसके बाद छमाही के अकॉर्डिंग भी समझाया था, और प्रतिवर्ष के अकॉर्डिंग भी समझाया था, है ना। ऐसे इसको समझाया था, सबके फॉर्मूले अलग अलग थे। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या निकाल रहे थे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते थे, ड्राइंग का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। इसमें भी सेम वही बात है नोट में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में है, सेम एज कैपिटल, सेम ऐसे ही। संलेख में कहा है तो दर लगानी है, संलेख में नहीं कहा है तो कोई ब्याज आपको नहीं लगानी है, ठीक है। अगला समझो इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी मैंने इसके बारे में बताया था कि ये जो लोन होता है ना, दो तरीके का होता है। पहला, फर्म ने साझेदार को दिया, और दूसरा होता है साझेदार ने फर्म को दिया, ठीक है। अगर फर्म ने साझेदार को लोन दिया है तो इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, सेम एज कैपिटल। जो रूल हमने कैपिटल में अप्लाई किया वही यहाँ अप्लाई होगा। साझेदारी संलेख में ब्याज की दर है तो लगाओ, और ब्याज की दर है तो मत लगाओ। लेकिन अगर साझेदार ने फर्म को लोन दिया है, इसमें आपको रूल याद रखना है, संलेख के अनुसार जो भी दिया हो वो लगाना है, और संलेख का अभाव है संलेख का अभाव है तो 6% प्रतिवर्ष के हिसाब से, ठीक है। इन दोनों का ही जो फॉर्मूला है उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इंटरेस्ट बराबर लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 12। समझ गए बात? क्लियर है सब चीज़ें? ठीक है।